तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मैडमैन यहाँ पर फिर से डर जाता है नीदर बीस्ट को देख करके। अब आगे और नीदर बीस्ट भी क्योंकि ये चीखता है तो वो भी चौंक जाती है और इसे पहचान लेती है। हालांकि वो खुद डरी हुई थी लेकिन फिर भी वो एक रोर मारती है और अब ये मैडमैन भागने लगता है। और शायद वांगलिंग यहाँ पर ना होता तो नीदर बीस्ट खुद भाग जाती। अब मैडमैन जितना पीछे भागता है नीदर बीस्ट और ज़्यादा फियर्स हो जाती है। और इस समय नीदर बीस्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, उसे मज़ा आ रहा था कहीं ना कहीं। और ये आगे बढ़ने को इस पे देखती है क्योंकि पहले क्या होता था कि नीडर बीस्ट ज़्यादा डरती थी और ये मैडमैन डरता नहीं था। लेकिन इस बार अलग था। अब ये चिल्लाने लगता है कि लिटिल रेड मुझे बचाओ, कौन आ रहा है, कौन वॉरियर आ रहा है मुझे बचाने के लिए। और इस समय ये दौड़ भी नहीं पा रहा था, मतलब ऐसे जमीन पे लेट के रेंग रहा था। लेकिन वांगलिंग इस दौरान बीच में आ जाता है और मैडमैन को लगता है यार ये वांगलिंग तो बहुत माइटी है। और ये बोलता भी है तुम बेस्ट हो, मेरे बिग ब्रदर से भी अच्छे हो, तुम इस एविल बीस्ट को रोक लो और किंग तुम्हें रिवॉर्ड देगा। मैं तुम्हें लिटिल रेड दे दूंगा, अब लिटिल सिल्वर भी दे दूंगा, और वो 7 कलर्ड जो लड़की है वो भी। और मेरे पैलेस में तो 40,000 से ज़्यादा सुंदरियाँ हैं, वो भी ले लेना। अब वांगलिंग एक मैसेज भेजता है नीदर बीस्ट को। बट नीदर बीस्ट क्योंकि उसका इंटेलिजेंस उतना नहीं था तो वो थोड़ी कन्फ्यूजन में आ जाती है। अब जैसे ही नीदर बीस्ट वांगलिंग की तरफ बढ़ती है, वांगलिंग पीछे हट जाता है और थोड़ा सा ब्लड वॉमिट करता है और मैडमैन को लेकर दूर निकल जाता है। अब नीदर बीस्ट को ये नहीं समझ में आता है कि इसके मालिक भाग क्यों रहे हैं। और अभी तक तो इसने मालिक को कुछ किया भी नहीं, मतलब वांगलिंग ब्लड वॉमिट कैसे कर रहा है। तो नीदर बीस्ट को लगता है शायद मास्टर भी गेम खेल रहा है और नीदर बीस्ट दोबारा से चार्ज कर दिया। मैडमैन चिल्लाता है कि लगता है ये इस बार खा के ही मानेगी। और ये चिल्लाता है कि वॉरियर मुझे बचा लो। और मैडमैन अब रोने लगता है और वांगलिंग इसे समझा रहा था कि देखो एक के खाने से इसका पेट तो भारी का नहीं, इसकी बॉडी देखो कितनी बड़ी है। और वांगलिंग कहता है कि यार मेरे पास कल्टीवेशन तो है पर स्पेल्स नहीं है, नहीं तो मैं इसे भगा देता। हमें क्या करना चाहिए। अब जो नीदर बीस्ट का वो चोंच रहे थे या समझ लो जो कुछ बाल आते हैं चेहरे पर, वो मैडमैन की तरफ बढ़ रहे थे और मैडमैन और चीखता है। और मैडमैन अब बोलता है मुझे स्पेल्स पता है, मैं बहुत होशियार हूँ, और उसके बाद तुम इसे सीख करके इस बीस्ट को भगा सकते हो। और अब ये रियल बर्निंग अम्ब्रेला का जो मंत्र था वांगलिंग को बता देता है और वांगलिंग तुरंत इसे याद कर लेता है और कंफर्म करता है अपने माइंड में। और जितना कंफर्म करता है उतना सीरियस होता है क्योंकि इससे ये स्पेल सेकंड वर्मिलियन बर्ड मास्टर ने बताया था। लेकिन ये ज़्यादा शायद एक्यूरेट था क्योंकि उन्होंने शायद उसे चुरा करके सीखा था, क्योंकि 7 कलर डाविश से आई गेस। फिलहाल वांगलिंग वो जो रियल बर्निंग अम्ब्रेला था चुराया हुआ वर्जन उसे यूज़ करता है। और जैसे वांगलिंग रियल बर्निंग अम्ब्रेला को खोलता है, नीदर बस बीस्ट डर जाती है। उसे समझ में नहीं आता इसके मास्टर कर क्या रहे हैं। फिलहाल वांगलिंग बोलता है मैडमैन से ये काफ़ी नहीं है। और अब ये जो मैडमैन था वांगलिंग से बोलता है ठीक है मैं तुम्हें लीग वांग का जो हेवन शैटरिंग बो डाओ है वो सिखाता हूँ। और उसका भी जो मंत्र था वांगलिंग को ये बता देता है। लेकिन ये अनश्योर था तो वांगलिंग को एक और मंत्र बताता है 7 कलर डाउ स्पेल। और बोलता है अगर मुझे ये डिवोर भी कर लेती तो बाकी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और वांगलिंग मन ही मन थोड़ा सा बुरा भी फील करता है कि ऐसे चीज़ें कर करके ये मैडमैन से स्पेल्स निकलवा रहा है। अब कहीं ना कहीं एक कर्मा तो बन चुका था और वांगलिंग को उसे पूरा तो करना पड़ेगा। तो इसे 7 कलर लांस लिगवांग बो ये दोनों पता चल जाते हैं। अब वांगलिंग एक टेक्निक यूज़ करता है तो नीदरबिस्ट के आसपास फॉग आ जाते हैं और मैडमैन कुछ देख नहीं पाता है। मैडमैन काफ़ी खुश होता है क्योंकि अब नीदरबिस्ट दिखाई नहीं दे रही थी। और मैडमैन कहता है तुम एक वॉरियर नहीं हो, तुम मेरे बेनिफैक्टर हो। और मेरे बिग ब्रदर कहते हैं कि जो तुम्हें मतलब बेनिफैक्टर हो तुम्हारा उसे रीपे तो करना चाहिए, और मैं तुम्हें फ्यूचर में कभी ना कभी रीपे तो करूंगा। फिलहाल मैडमैन यहाँ से काफ़ी दूर भाग जाता है, धीरे धीरे फॉग खत्म हो जाता है और नीदर बीस्ट फिर से पीछा करती है वांगलिंग और इस मैडमैन का। लेकिन जब इस बार मैडमैन ध्यान से देखता तो ये नीदर बीस्ट मतलब वांगलिंग का पीछा नहीं कर रही थी, बट वांगलिंग के काफ़ी क्लोज थी और वांगलिंग ने इसे टेम कर लिया था। तो ये और हैरान होता है कि मेरे बिग ब्रदर कहते हैं कि ऐसे बीस्ट को अपना साथी बनाना बहुत बड़ी बात होती है, तो क्यों ना तुम मतलब तुम बहुत पावरफुल हो तो मुझे अपना डिसाइपल बना लो। और ये बोलता है एस्टीम टीचर अपने इस डिसाइपल को स्वीकार करिए। और ये एक घुटने पे आ जाता है और नाम लेता है अपना लियन डाउफे। आपको टीचर मानता है और आपके खिलाफ कभी नहीं जाएगा। और इस समय जब ये एक शपथ ले रहा था तो इसके बॉडी से एक पावर निकलता है और वांगलिंग के बॉडी में एंटर करता है। वांगलिंग खुद चौंक जाता है, ये सब इसे नहीं करना था। और अब ये बोलता है कि टीचर मुझे वो मेथड बताओ कि ऐसे लार्ज बीस्ट को टेम कैसे करते हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई बड़ा बीस्ट मिला तो मैं भी ऐसा कर पाऊंगा। वांगलिंग इस समय नीदर बीस्ट को सहला रहा था। नीदर बीस्ट फिलहाल गायब अब हो जाती है और वांगलिंग अब मैडमैन की तरफ देखकर स्माइल करता है कि देखो यार टेमिंग और बीस्ट थोड़ा सा बहुत टफ काम है और अभी तुम उतने लायक नहीं हो। मुझे ये भी जानना है कि तुम्हें और क्या आता है। और इस समय मैडमैन बोलता है यार मैं तो भूल चुका हूँ। वांगलिंग स्माइल करता है तो छोड़ो जाने दो फिर। और वांगलिंग कहता है क्या तुम इस जगह से बाहर निकलना चाहते हो। मैडमैन एक्साइटेड हो जाता है और बताता है कि मैंने बहुत ट्राई किया बट यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाया। और वांगलिंग स्माइल करके कहता है मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ।
लेकिन मुझे वो चीज़ जानना है कि तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डाओ स्पेल कौन सा है। मैडमैन तुरंत ही बोलता है 9 सेलेस्टियल वैनिशिंग डाओ। लेकिन फिर ये अपने मुंह को खुद बंद करने लगता है और बोलता है कि नहीं, ये मैं नहीं बता सकता। मेरे बॉडी में एक शपथ है, तो अगर मैं बताता हूँ किसी को तो मैं सफ़र करूँगा। और वैसे भी वांगलिंग के पास अब 4 स्पेल्स थे इसके, और वांगलिंग अब समझ रहा था कि यार ज़्यादा लालची होना सही नहीं है, और इससे बोलता है कि 3 दिनों के बाद मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, क्योंकि वांगलिंग को भी डाओ फ्रूट भी चाहिए था रिजेक्शन फोर्स को काउंटर करने के लिए। लेकिन अब ये बंदा बोलता है कि नहीं, मैं तो आपको टीचर बना चुका हूँ, बट आपने मुझे एक स्पेल नहीं सिखाया, आप ऐसे मुझे बुली नहीं कर सकते। अब वांगलिंग इसे बहुत सारे स्पेल्स बताता है, जैसे पहला कॉल द विंड, बट ऐसा मजा नहीं आता कि यार इतना बेवकूफ़, मतलब ये तो बहुत छोटा स्पेल है, मैं ये नहीं सीखूंगा। फिर समंदर रेन, मतलब इसे कुछ नहीं पसंद आता है। मैजिकल आर्सेनल माउंटेन क्रम्बल्स, और ये बोलता है कि आप क्या मुझे एक अच्छा स्पेल नहीं दे सकते। फिर वांगलिंग से हेवन रिवर्सल स्टैम्प, लाइट एंड शैडो शील्ड, डाउ फ्यूजन स्पेल, बट ये इन स्पेल्स को एकदम तुच्छ समझता है और बोलता है ये डाउ फ्यूजन स्पेल ये तो बहुत कमजोर है, मेरा तो बस एक बूंद ब्लड ही इसे गला सकता है, मैं नहीं सीखूंगा। अब वांगलिंग को हेडेक होने लगता है और वांगलिंग अब संदर्ड नाइट यूज करता है, और पहली बार मैडमैन बोलता है दिस इज नॉट बैड, लेकिन मेरे पास इससे भी बेटर है। अब वांगलिंग फ्लोइंग टाइम यूज करता है। अब ये बोलता है बंदा कि यार ये स्टोन गेट स्पेल ठीक है, मतलब फ्लोइंग टाइम में एक स्टोन गेट दिखता है, लेकिन ये मेरे मैंसन गेट से अच्छा नहीं है, तो मैं ये भी नहीं देखूंगा। तो वांगलिंग जितने भी स्पेल दिखा था इस बंदे को पसंद नहीं आता। अब वांगलिंग हो चुका था इरिटेट, और मैडमैन भी बोल रहा था कि ये लगता है आप मुझे कोई स्पेल सिखाना ही नहीं चाहते हो। अब वांगलिंग के दिमाग में कुछ नहीं आता है, एक स्पेल था अट्रैक्शन स्पेल। अब वांगलिंग ने इसे कभी सीखा था कि कंडेंसेशन लेवल पे, तो यही स्पेल इसे सिखा देता है, और ये इस बंदे को पसंद भी आता है, मतलब ये चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ, और मैडमैन इसमें खुश था कि यार इसमें तो मजा है। अब इस दौरान 3 दिन निकल जाते हैं, और इसमें मैडमैन को वांगलिंग देखता है जो कि हंस रहा था बट गुस्से में। मैडमैन के आजू बाजू में 10,000 पत्थर पड़े थे, मानो सोल्जर्स के समान हो। अपोजिट में 10,000 के आसपास और पत्थर थे जो कि एनिमीज के समान थे, और ये अट्रैक्शन फोर्स से इन्हें मैनिपुलेट कर रहा था, मानो दोनों पत्थर आसपास के सामने वाले फाइट कर रहे हो। और ये कुछ बोल रहे थे कि 7 कलर्ड लिटिल कर्ल, तुम इस किंग की बात नहीं मानोगे। ये सब चीजें वांगलिंग देख रहा था और इसे समझ में नहीं आ रहा था कि हंसू या रोऊं। अब वांगलिंग फाइनली बोलता है कि हो गया समय, अब बाद में खेलना। मैडमैन वांगलिंग को फॉलो कर, और मैडमैन की इच्छा क्या थी कि इन पत्थरों को लेके चलता हूँ, बाहर खेलूंगा। बट वांगलिंग समझाता है यार बाहर में बहुत मिल जाएंगे, और फिलहाल दोनों इस दुनिया से गायब हो जाते हैं। और इस समय एक आवाज़ सुनाई देता है कि यार बाहर की दुनिया कितनी सुंदर है, कितनी वुमेन्स है, कितने लोग हैं, क्योंकि ये जो बंदा था बहुत सालों से यहाँ पर पड़ा था। इधर वांगलिंग अपने घर की ऑरा फील करता है क्योंकि अब ये बाहर आ चुका था और ब्रिलियंट वॉइड में था, और इसे प्लेनेट सुजाकू और अपने बाकी लोग जैसे किंग शुई सेटुनान लोगों की याद आती है। मैडमैन अब चीखना बंद कर देता है और चुपचाप देखता है, क्योंकि वांगलिंग इस समय एक अलग एक्सप्रेशन दे रहा था, और वांगलिंग यहाँ पर कितने समय बाद आया था, तो इसे एक थोड़ा एक अलग फीलिंग आ रहा था। ऐसे देखकर मैडमैन भी बोलता है कि अगर तुम ऐसा सैड फील करोगे तो मैं भी सैड फील करूंगा, मुझे भी थोड़ा सा होम सिकनेस हो रहा है। लिटिल रेड लिटिल सिल्वर, तुम दोनों कहाँ हो, और अब तक तुमने इस किंग को ढूंढा क्यों नहीं, मुझे भी घर जाना है। तो मैडमैन थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रहा था वांगलिंग के इमोशंस को देखकर। मैडमैन लेकिन फिलहाल जल्दी से अपने सैडनेस को भूल जाता है, फिर से एक्साइटेड हो जाता है, और आसपास में जो हवा में रॉक्स थे उन्हें कंट्रोल करके खेलने लगता है। वांगलिंग भी इस दुख को दबा लेता है क्योंकि इससे भी बहुत सारे काम थे, और वांगलिंग इस चीज को देखकर कि मैडमन कितना खुश है, इससे भी थोड़ा सा मतलब अलग लगता है कि यार ऐसा ही होना चाहिए इंसान को, मतलब एटलीस्ट खुश तो होना चाहिए, जो कि वांगलिंग जल्दी कर नहीं पाता है। और मैडमैन और ये आगे ट्रैवल करते और मैडमैन हंसते रह रहा था। आगे में जाकर के एक बड़ा सा प्लेनेट दिखता है जो कि प्लेनेट टियान्यून के जैसा था, लेकिन टियान्यून से अलग था। इसके आसपास जो छोटे छोटे प्लेनेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। अब मैडमैन देखता है जब ये लोग प्लेनेट की तरफ बढ़ते हैं कि यार बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सही, और ये बोलता है कि मुझे यहाँ पर खेलना है। ये जो था रैंक 7 का कल्टीवेशन प्लेनेट था, और यहाँ पर सबसे पावरफुल बंदा निर्वाणा क्लिंजर स्टेज पे था, लेकिन आसपास में कुछ छिपे हुए लोग थे प्लेनेट पर जो कि शायद सबसे पावरफुल थर्ड हेवंस ब्लाइट पे। बाकी दो और लोग थे जो कि फर्स्ट हेवन ब्लाइट पे थे, और फाइनल बंदा जो पावरफुल था वो था निर्वाणा शैटरर। वांगलिंग समझा था कि देखो मेरे पास बहुत काम है, तो मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं पाऊंगा, और वांगलिंग जानता था कि इस मैडमैन को यहाँ पर कोई इंजर्ड कर ही नहीं सकता। और मैडमैन भी बोलता है ठीक है फिर मैं खुद जा रहा हूँ खेलने। अब वांगलिंग थोड़ा सोचता है और थोड़ा सा सॉफ्टनेस आता है और बोलता है कि तुम्हें यही खेलना है, क्यों ना तुम थोड़ी देर मुझे फॉलो करो, बाद में खेल लेना। बट मैडमैन मानता नहीं है। अब वांगलिंग थोड़ा सा सोचता है क्योंकि यार ऐसे छोड़ तो नहीं सकता है, चलो ठीक है इस बंदे के पास इमॉर्टल बॉडी है, फिर भी इसे फिर भी कोई धोखा दे सकता है। अब वांगलिंग एक गोल्डन लाइट फेंकता है मैडमैन की तरफ और इसे लेकर यहाँ से निकल जाता है, लेकिन जैसे आगे बढ़ रहे थे मैडमैन इस गोल्डन लाइट से खुद को छुड़वा लेता है और गुस्से में देखता है, और फाइनली ये बोलता है कि इवन बिग ब्रदर मुझे कंट्रोल नहीं कर पाते, और तुम मुझे मजबूर कर रहे हो,
मुझे खेलना है तो खेलना है। अगर तुम किंग के टीचर भी हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब वांगलिंग करे तो करे क्या? तो फिलहाल ये अपने स्टोरेज स्पेस से 2 लाइट बाहर निकालता है और दोनों में से पहला वाला काफ़ी एक्साइटेड था और बोलता है मैं तो अब अंदर नहीं जा रहा। जब आपको ज़रूरत होती है तो आप मुझे बाहर निकालते हो और उसके बाद जब काम नहीं है तो अंदर फेंक देते हो। ये था स्वॉर्ड स्पिरिट और इसका नाम था ज़ूलिगो, अगर आप भूल गए हो तो। अब मैडमैन और ज़ूलिगो की नज़र एक दूसरे पे पड़ती है। इधर जो दूसरा लाइट था वो था लियू जिनबायो, जो कि थोड़ा खांसता है, उसके बाद बाहर निकलता है और वांगलिंग इन दोनों को बोलता है कि तुम इस बंदे के साथ रहो और ध्यान देना कि इसे कोई हर्ट ना करे। और वांगलिंग के हिसाब से इन दोनों के रहते हुए इस मैडमैन को कुछ नहीं होगा, क्योंकि ज़ूलिगो का कल्टीवेशन ठीक-ठाक है और लियू जिनबायो मतलब उस्ताद है वो। और उसके बाद वांगलिंग मतलब अच्छे से इन्हें समझा के फिर कल्टीवेशन अलायंस का जो हेडक्वार्टर था वहाँ पड़ जाता है, जहाँ पर इसके सीनियर ब्रदर किंग शुई हो सकते हैं। अब वांगलिंग के जाने के बाद ज़ूलिगो और मैडमैन एक साथ बोलते हैं, पर मैडमैन बोलता है लिटिल गर्ल, किंग को अपना नाम बताओ। ज़ूलिगो चौंक जाता है कि तुम हो कौन? थोड़ा सा गुस्सा भी आता है और ये बोलता है कि लिटिल गर्ल ये कौन है? मैं इंसान हूँ, आदमी हूँ। मैडमैन हंसता है और ज़ूलिगो की तरफ इशारा करता है कि तुम हो लिटिल गर्ल। और इस समय मैडमैन हंस रहा था और बोलता है कि लिटिल लेटर देखो, ये अपने को मैन बोल रहा है, ये स्वर्ड स्पिरिट, ये खुद को लिटिल गर्ल नहीं समझता है। फिर ये बोलता है अरे बारिश हो रही है, लिटिल लेटर छाता लाओ। और मैडमैन खुद से बातें कर रहा था तो जू लिगो अब शांत हो जाता है और लियो जिन बायो की तरफ देखता है, मतलब कि क्या चल रहा है। अब जू लियो जिन बायो आगे आता है और मैडमैन को एग्जामिन करता है और फाइनली बोलता है ये मैडमैन है। और दोनों इस समय मैडमैन की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। अब वांगलिंग आगे बढ़ रहा था, इधर बहुत सारे स्पेशल रिफ्ट्स थे लेकिन इसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग थी कि इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और 3 कदम में मतलब ये स्टार सिस्टम को लगभग कवर कर लेता है। पहले कदम पे जब ये स्पेस में गायब होता है तो वांगलिंग एक जगह पहुंचता है जहाँ पर प्लैनेट्स थोड़े कम थे, फिर यहाँ से गायब हो जाता है। इन कल्टिवेटर्स के बीच मास्टर लूफू थे, क्योंकि यहाँ पर मास्टर होंगशन ने लूफू को बुलाया था क्योंकि वो फॉर्मेशन थोड़ा अच्छा बनाते थे। लेकिन उन्हें थोड़ा सा फील होता है कि कोई तो गुजरा है यहाँ से, और लूफू बोलते भी कि मैंने एक फैमिलियर ऑरा फील किया, जैसे कोई यहाँ से गुजर रहा था और ये उसके जैसा हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर कुछ दशक बीत चुके थे, शायद 20 साल या उससे भी ज़्यादा। फिर ये बोलते शायद मुझे भ्रम हुआ होगा, बट वांगलिंग लूफू से बात नहीं कर पाता क्योंकि समय की कीमत थी और ये दूसरा कदम ले लेता है। दूसरे कदम के साथ जब ये प्रकट होता है तो ब्रिलियंट वॉइड के सेंटर में था। यहाँ पर स्पेस खाली था, कोई प्लैनेट्स नहीं थे, शायद यहाँ बैटल हुआ था बहुत पहले। और वांगलिंग अभी सोच रहा था यार निदर बीस्ट की बॉडी में मैंने कितना समय बिता दिया, लगता है आउटर रियल्म के साथ कुछ बैटल और हो चुके हैं। और ये अंदाजा लगा रहा था शायद 7 कलर्ड रियल्म्स अब तक तो फाउंड कर लिए गए होंगे और डिस्ट्रॉय भी कर दिए गए होंगे। तीसरा कदम ये लेने ही वाला था तभी इसके आंखों में कोल्डनेस आता है। आगे में 3 रेज ऑफ लाइट दिखती है। आगे में पहला जो बंदा था वो इनर रियल्म का कल्टीवेटर था, जो कि एक ओल्ड मैन था और इसमें ब्लड वोमिट कर रहा था। और उसके पीछे में 2 आउटर रियल्म के कल्टीवेटर्स थे, एक फायर स्पैरो क्लैन का था और दूसरा हेवनली वुल्फ क्लैन का। और फिलहाल फायर स्पैरो वाला बंदा बोल रहा था कि फ्लेम स्पार्क, तुम इस जगह पर बहुत बार आ चुके हो, क्या तुम्हें लगता है ये जगह इनर रियल्म का है? लास्ट टाइम हमने तुम्हें जाने दिया था बट इस बार नहीं। अब फ्लेम स्पार्क की आंखों में एक मैडनेस था और ये बहुत सारे फ्रैगमेंट्स को निकाल करके इस सी ऑफ फायर को काउंटर करते हैं। लेकिन इम्पैक्ट इतना खतरनाक था सी ऑफ फायर का कि फ्लेम स्पार्क ब्लड वॉमिट करने लगते और इनके जो फ्रैगमेंट्स थे कुछ तो कोलैप्स भी कर जाते। अब हेवनली वुल्फ वाला बंदा बोलता है कि अगर हमारे वाइस डिप्यूटी जो कि सॉवरेन काउंसिल के एस्टीम टीचर टियान साओ हैं, अगर उनका एग्रीमेंट नहीं होता तुम्हारी इनर रियल्म के साथ, तो ब्रिलियंट वॉइड कब का हमारा था। अब ये दो बंदे जो आए थे इनका पावर लेवल निर्वाणा शैटरर पीक पे था, फ्लेम स्पार्क के जैसा ही। और अब तक फ्लेम स्पार्क इन दो के सामने टिके थे, वही बड़ी बात है। अब जो दूसरा बंदा था ग्रीन वुल्फ, ये फ्लेम स्पार्क की तरफ पड़ता है। फ्लेम स्पार्क इनके पास जो फ्रैगमेंट्स बचे थे उस पर अपने ब्लड को यूज करते और इन्हें एक्सप्लोड कर देते, जिसकी वजह से ग्रीन वुल्फ इस समय चीखने लगता है इस ऑरा की वजह से। लेकिन फ्लेम स्पार्क पर भी इसका असर आता है और ये पीछे आ जाते हैं। और इसमें फ्लेम स्पार्क चिल्लाते भी है कि तुम लोग बचे कुछ आउटर रियल्म के कल्टीवेटर्स, अगर मास्टर होंगशन ट्रैप नहीं होते, मास्टर साउथ क्लाउड क्लोज डोर में नहीं होते कल्टीवेशन के, और लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म मिसिंग नहीं होते, तो तुम इतना एरोगेंट हो ही नहीं सकते थे। फिलहाल ये दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं और इनमें से एक बोलता है होंगशॉन को तो तुम भूल जाओ और साउथ क्लाउड को भी, और तुम क्या बोल रहे थे वो तुम्हारा सो कॉल्ड लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म, वो बंदा थोड़ा लकी था और खुद ही मर गया बाद में। और तुम्हें क्या लगता है वो मिसिंग है? नहीं, वो मर चुका है। और इनकी आंखों में एक नफरत था, खास करके फायर स्पैरो क्लैन के, क्योंकि वांगलिंग ने इनके एंसेस्टर को भी मार दिया था। और इस समय इसका फायर मार्क चमकता और एक ब्लैक बर्ड बाहर निकलती है और ये बोलता भी है अगर वो मरा नहीं रहता तो वो आता ना होंगशान को बचाने, मतलब वो ट्रैप्ड हो चुके हैं। और लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म ये गलत नाम है, वो तो एक बच्चा है मेरे सामने, ये हेवनली वुल्फ वाला भी बंदा बोलता है। बट फ्लेम स्पार्क हालांकि बहुत कमजोर हो चुके थे लेकिन फिर भी हंसते हैं और कहते हैं फायर स्पैरो वाले से कि उसने तुम्हारे एंसेस्टर को मारा है, फायर स्पैरो वालों को, और 10,000 से ज़्यादा को, 1 लाख से ज़्यादा को तो मार ही दिया था।
तुम्हें याद नहीं क्या तुम्हारे एंसेस्टर कैसे चीख रहे थे? अब फेरिस फेरो क्लैन के अंदर वाले की, जो किलिंग इंटेंट था और बढ़ जाता है। और फिर फ्लेम स्पार्क हेवनली वुल्फ क्लैन वाले को बोलते हैं, अरे तुम भूल गए क्या? तुम्हारे एंसेस्टर तो लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म के स्लेव हैं। हालांकि वो भाग गए, लेकिन तुमने देखा नहीं कि वो कितने डरे हुए थे। अब वुल्फ वाले बंदे को भी और गुस्सा आता है, और उसकी जो ऊपर की बॉडी थी वो वुल्फ जैसी होने लगती है, और ये बोलता है कि जाओ फिर तुम नए दुनिया में और अपने लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म को ढूंढो। मतलब अब मारने के मूड में थे, और एक खतरनाक पंच मारता है। और दूसरी तरफ से फायर स्पैरो क्लैन का वो जो ब्लैक फायर बर्ड था वो आगे बढ़ता है मॉन्स्टरस फायर के साथ। फ्लेम स्पार्क अब तो जाने का रास्ता छोड़ चुके थे, इनकी आंखों में भी एक मैडनेस आता है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, मैं जाऊंगा लेकिन बैंग के साथ जाऊंगा, मतलब तुम दोनों को निपटा के। ये अपने को ब्लो करने वाले थे, पर तभी एक शॉकिंग चेंज होता है। एक नॉर्मल राइट हैंड आता है फ्लेम स्पार्क के पीछे और इन्हें पीछे खींच लेता है। फ्लेम स्पार्क की बॉडी पर जो फायर चल रहा था वो बुझ जाता है, और फिलहाल ये फिगर आगे आता है। आंखों में गोल्डन लाइट चमक रहा था, और मानो पूरी दुनिया इस समय गोल्डन हो जाती है, और एक आवाज निकलती है स्क्रैम, जिसे सुनकर ये दोनों कल्टीवेटर्स की फट जाती है। दोनों इस आवाज को पहचानते थे। यह आवाज इन लोगों के लिए काली रात के समान था, डरावनी रात। और इन्हें याद आता है लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल, जो कि कहीं ना कहीं इनके जहन में भी था। और इसमें फ्लेम स्पार्क भी काफी खुश हो जाते हैं। अब फायर स्पैरो वाला तो भागने लगता है, और वांगलिंग की आंखों से जो गोल्डन लाइट फैल रही थी उसकी वजह से यहाँ पर जो स्पेशल रिफ्ट्स थे वो भी कोलैप्स कर जाते हैं। फायर स्पैरो वाला बस आधा कदम आगे ले पाया था, गोल्डन लाइट इसे घेर लेती है, ये चीखता है, इसका ओरिजिन सोल कोलैप्स कर जाता है। और इसमें जो ब्लैक बर्ड थी वो भी डरी हुई थी, जो कि भागने लगती है, लेकिन गोल्डन लाइट इसे भी घेर लेता है और इसे खत्म ही कर देता है। हेवनली वुल्फ वाला बंदा भी अब डर रहा था, और ये अपने साथी का मृत्यु नहीं देख पाता है, क्योंकि इसके आसपास भी गोल्डन लाइट घिरा हुआ था। और इसे वो दिन याद आते जब वांगलिंग वो कुल्हाड़ी चला रहा था, क्योंकि ये जो आखिरी कल्टीवेटर्स थे जो कि निकल गए थे आउटर रियल वाले, ये उनमें से एक था। और इसकी किस्मत थी कि ये उस साइड था, आउटर रियल में था, नहीं तो ये भी मारा जाता उस कुल्हाड़ी से। और आज फिर से ये उस बंदे को देख रहा था, और इसका भी ओरिजिन सोल कोलैप्स कर जाता है, ये गायब हो जाता है, और ये बहुत फास्ट होता है। अब वांगलिंग पलट करके एकदम भौचक के फ्लेम स्पार्क की तरफ देखता है, और अपना फ्लेम स्पार्क वांगलिंग को ग्रीट करता है, और 11 नॉर्थ वेस्ट लाइन का डिप्यूटी कमांडर लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल रैंकिंग 53rd मास्टर फ्लेम स्पार्क आपको ग्रीट करते हैं। और अब ये बताना शुरू करता है कि इनर रियल्म हार चुका है, क्योंकि 7 कलर्ड जो रियल्म्स थे जो कि 10,000 साल या उससे भी पहले सॉवरिन ने छोड़ा था आपके जाने के बाद। होंगशान ने मतलब मास्टर होंगशान ने फुल अटैक लॉन्च किया था, और अलायंस हेडक्वार्टर को छोड़कर हमने बाकी पांचों को ढूंढ लिया। लेकिन हमें क्या पता था वो सॉवरिन का ट्रैप था, क्योंकि जब हमने दो को खोला तो उसमें से आउटर रियल्म के कल्टीवेटर्स निकले, और सेकंड बैटल शुरू हो गया। यानी कि जो सील्ड 7 कलर्ड रियल में जो कि 5 है फिलहाल, ये इनर रियल में आने का रास्ता था, आउटर रियल का पोर्टल बोल सकते हो आप, इसलिए कैजुअलिटीज भी ज़्यादा हुई। सेकंड बैटल में मास्टर होंगशोंग पर वो कोल्ड लुकिंग बॉय ने अटैक किया, और एक और थर्ड स्टेप कल्टीवेटर था, और उन्हें ट्रैप कर दिया 7 कलर्ड रियल के अंदर, जो कि समन रिवर में है। और इस बैटल में साउथ क्लाउड भी सीरियसली इंजर्ड हो गए सॉवरिन के कारण, और वो क्लोज डोर कल्टीवेशन में है, और अभी तक वो बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब एकदम क्रिटिकल सिचुएशन आ गया तो मास्टर किंगलिंग बाहर आए, और बैटल उन्होंने लीड किया। समन रिवर वाले भी बैटल में लगे हुए हैं, लेकिन हम आउटर रियल आर्मी को कब तक रोक पाएंगे, क्योंकि उनके पास थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर्स बहुत ज़्यादा है। और आखिरी में जो सेलेस्टियल एम्पर किंगलिंग है, उन्होंने एक एंशियंट सेलेस्टियल स्पेल यूज़ किया, जो कि एक एंशियंट लाइट को सम्मन किया था, और उन्होंने 7 कलर्ड रियल्म और आउटर रियल्म का जो कनेक्शन था उसे सील कर दिया। हालांकि थोड़े समय के लिए, तो फिलहाल हम बस सर्वाइव कर पा रहे हैं, लेकिन जो अंदर आ गए थे वो लोग एक जगह इकट्ठा होकर फिर से बैटल करते। और हालांकि उस बैटल में हमने बहुत सारे थर्ड स्टेप कल्टीवेटर्स को मार भी दिया, लेकिन हमारे भी बहुत मरे। सेलेस्टियल एम्पर किंगलिंग भी अब इंजर्ड हो चुके हैं, समन रिवर के 2 कल्टीवेटर्स मारे जा चुके हैं, शायद ये पावरफुल होंगे। और फिलहाल सभी लोग मतलब क्लोज डोर कल्टीवेशन में, और शायद इन्होंने शायद 3 जो 7 कलर्ड रियल में उसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया। तीसरे बैटल के बाद का अब ये 9वां साल है, मतलब एक बार वो बैटल हुआ वांगलिंग के टाइम, फिर दोबारा हुआ, अब 3 बार हो चुका है, और उसके बाद भी 9 साल बीत चुके हैं। और एंसेंट लाइट को तोड़ने में उन्हें ज़्यादा समय शायद लगेगा भी नहीं। तो बाकी जो 2 7 कलर्ड रियल में उनके साथ, और बाकी जब कल्टीवेटर्स और आएंगे आउटर रियल के, तो बहुत डेंजर में जा सकता हमारा इनर रियल। तो ये सारी चीज़ें ये बता देता है। फिलहाल ये थोड़ी ब्लड वॉमिट कर रहा था, और ये बोलता है कि क्लाउड सी वाला 7 कलर्ड रियल तो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया था, ऑल हेवन में कोई भी 7 कलर्ड रियल नहीं था, हमें बाकी 5 मिले, ब्रिलियंट वॉइड वाला मतलब छोड़ के, ये जो कल्टीवेशन अलायंस हेडक्वार्टर का है। बाकी पांचों समन रिवर में ही थे, तो सेकंड बैटल समन रिवर में ज़्यादा हुआ, और उनके हाथ में है अभी वो। सबसे अगर अब शांत कोई जगह है तो वो ऑल हेवन है, और जो अलायंस हेडक्वार्टर में है एक 7 कलर्ड, तो उसकी वजह से ब्रिलियंट वॉइड को दोनों लोग कंट्रोल करते हैं, यानी आउटर और इनर। और होंगशन ने उसके बाद ट्राई भी किया इन रियल्म्स को डिस्ट्रॉय करने का, पर शायद अब हमारे पास उतना पावर नहीं है। वांगलिंग को लगा नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा। अब वांगलिंग पूछता है कि इतनी चीज़ें हो चुकी है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और अब ये बताता है कि आपने एक बार बोला था कि आप एक मतलब
जब आपको समय मिलेगा तो आप अलायंस हेडक्वार्टर के आसपास प्रकट हो गए। तो मैं बस वो गेस करके यहाँ पर था और यहाँ पर मुझे ये लोग मिल गए। तो इनसे बैटल चल रहा था और होंगशान ने भी बोला था मुझे, मास्टर होंगशान ने, कि इस जगह को ऑब्जर्व करने के लिए अगर यहाँ के 7 कलर रियल में कुछ होता है तो उन्हें बताना था। अब वांगलिंग अपने राइट हैंड को आगे बढ़ाता और एक गोल्डन लाइट फ्लेम स्पार्क की बॉडी में डाल देता है। इनकी इंजरीज रिकवर होने लगती, आंखें एकदम चमकने लगती, मानो इनका पावर लेवल बढ़ रहा हो। इनका जो अपीयरेंस था वो ओल्ड मैन से मिडिल एज मैन में बदलने लगता है। इन्हें विश्वास नहीं होता है और ये थैंक्स बोलते हैं लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल। इन्हें पता नहीं था कि वो गोल्डन लाइट है क्या, लेकिन इतना तो गैस कर लेते कि पावरफुल सोर्स होगा। और वांगलिंग बोलता है कि मेरे साथ चलो, हम इस रियल को डिस्ट्रॉय करते हैं। फ्लेम स्पार्क के भी आंखों में एक किलिंग इंटेंट था। एक्साइटमेंट को सप्रेस करते और वांगलिंग को फॉलो करते और फ्लेम स्पार्क बताते कि इस 7 कलर रियल के अंदर सॉवरिन काउंसिल का जो वाइस डिप्यूटी है, एस्टीम टीचर टियान झाओ है, वो भी एक थर्ड स्टेप कल्टिवेटर है स्पिरिट वॉइड अर्ली फेज में। और ये बताता है कि ये जो मास्टर जोंग जुआन है, अलायंस के जो हेड थे, वो भी अब उनके कुत्ते बन चुके हैं, जिनका कि वैसे भी फ्लेम स्पार्क के साथ दुश्मनी था। वांगलिंग बोलता कोई बात नहीं, और फिलहाल ये लोग हेडक्वार्टर के करीब पहुंच रहे थे। वांगलिंग इतना प्यार से बोलता है, शांति से, तो फ्लेम स्पार्क को फील होता है कि यार ये बंदा और पावरफुल हो चुका है। और वांगलिंग आखिरी कदम लेता है और इस स्पेस में बहुत सारे स्पेशल रिफ्ट थे, तो फ्लेम स्पार्क को ये पकड़ के था, तो उन्हें भी कुछ नहीं होता है और ये लोग अलायंस हेडक्वार्टर के बाहर में आ चुके थे। यहाँ पर एक बड़ा सा वॉर्टेक्स था जो कि रोटेट कर रहा था, और जब जब ये रोटेट कर रहा था तो इसके अंदर ओरिजिन एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी। और वांगलिंग को याद आता है कि जब पहली बार ये आया था तो अंदर एंटर नहीं कर पाया था, मतलब क्वालिफाइड नहीं था, जब ये प्लेनेट सुजाकू पर एक कल्टीवेटर हुआ करता था। और वांगलिंग मन में बुदबुदा रहा था कि सीनियर ब्रदर किंग शुई, आपको जिंदा रहना पड़ेगा। और फिलहाल ये अपने फिंगर को आगे बढ़ाता है इस वर्टेक्स की तरफ जो कि रोटेट कर रहा था। अब इसके उंगली से गोल्डन लाइट निकलता है और यहाँ पर एक इको होता है, एक साउंड आता है और वर्टेक्स रोटेट करना बंद हो जाता है। फ्लेम स्पार्क देख रहे थे, इन्हें लगा था वांगलिंग पावरफुल हो चुका है, बट इतना ज़्यादा। इन्हें पता था कि ये पहला सील था कल्टीवेशन अलायंस के अंदर जाने का, और ये एंशिएंट कल्टीवेशन वर्ल्ड से आया था, मतलब इसे रोकना इतना आसान नहीं था। और फ्लेम स्पार्क तो इसमें ब्लैंक हो जाते क्योंकि ये चीज़ें लूफू वगैरह भी नहीं कर सकते। और अंदर से आवाज आती कि कौन मतलब तोड़ के अंदर आ रहा है। सभी जो भी कल्टीवेटर्स थे अंदर में, हजारों में थे, सबके सबके आईब्रोज पर मार्क बना हुआ था, मतलब आउटर रियल्म के थे। और कोई तो बोलता है कि चींटियों इनर रियल्म के, लगता है तुम मरना चाहते हो। और अंदर से आवाज आती कि यार इतना शांति में था इतने सालों से, कौन है जो अंदर आना चाहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ। अब जब ये दोनों एंटर करते तो ये लोग हैरान थे कि तो बस दो लोग, लेकिन वांगलिंग को इनमें से कुछ पहचान लेते हैं और इनका एक्सप्रेशन बदलना शुरू होता है कि यार ये तो लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म है, ये तो मर चुका था ना। और इनकी फटनी शुरू हो जाती है, मतलब इतने डर रहे थे कि फ्लेम स्पार्क भी देखकर हैरान थे कि पूरे इनर रियल में एक ही बंदा है जो हिला के रख सकता है इनको, मतलब जिनको देख कर ही इनकी फट जाती है, वो है लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल यानी वांगलिंग। वांगलिंग आगे बढ़ता है, देखने में एकदम स्लो बढ़ रहा था लेकिन स्पीड बहुत फास्ट था, और वर्टेक्स को और फाड़ देता है। बस इस वर्टेक्स के कोलैप्स की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और सबको एक ही मतलब ऐसा हाथ से स्लैश अटैक करता है और निपट जाते हैं। अब अंदर का स्पेस क्लियर दिखता है इसे। कल्टीवेशन अलायंस जो हेडक्वार्टर था, इस गेट के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेट्स थे, पर बीच में एक बड़ा सा प्लेनेट था जिसके अंदर से ब्लडी लाइट बाहर निकल रहा था। ब्लडी लाइट जो आ रहा था वो कल्टीवेशन प्लेनेट के नीचे में एक स्पेस होल था, वहां से आ रहा था, जो कि इस प्लेनेट पर फैल रहा था। और जब फ्लेम स्पार्क यहाँ पर एंटर करते हैं तो उन्हें पुराने दिन याद आते हैं, और जो जोंग जुआन के लिए इनका नफरत था वो और फिर दिखता है। अब यहाँ पर बहुत सारे कल्टिवेटर्स और बाहर आते हैं वांगलिंग को देखकर, लेकिन उनकी फिर फट जाती है वांगलिंग को देखकर। फ्लेम स्पार्क थोड़े से डरते हैं लेकिन वांगलिंग साथ में था, 10,000 कल्टिवेटर्स भी क्या ही थे। और फाइनली वो जो बड़ा सा प्लेनेट था उसके अंदर से एक ब्लैक मिस्ट दिखता है और वो भी बोलता है लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल। फ्लेम स्पार्क इशारा करते हैं कि ये एस्टीम्ड टीचर टियान झाओ है। अब वांगलिंग की नजरें उस ओल्ड मैन पर पड़ती है। अब ओल्ड मैन वांगलिंग को देखकर स्माइल करता है और बहुत सारे जॉस फ्लेम को प्रकट करता है। क्या ही फर्क पड़ता है अगर ये लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल में, देखो मैं इसे कैसे मारता हूँ, और मेरी रैंकिंग फिर एंशिएंट स्टार सिस्टम में पहले नंबर पे आ जाएगी। ओल्ड मैन आगे बढ़ता है और जॉस फ्लेम इसके 3 बड़े ड्रैगन्स में बदल जाते हैं और मानो ये रस्से के समान थे। देखो स्पिरिट वॉइड पे था तो एक स्पिरिचुअल पावर ऐड हो जाता है जॉस फ्लेम में, तो और पावरफुल बन जाते हैं। बेसिकली इसने इन तीनों ड्रैगन्स को रिफाइन किया था और जॉस फ्लेम सोल बना लिया था। फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।